सो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था मीन्स हमने क्या देख रहे थे, एक तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, कैसे उसको फाइंड आउट किया जाएगा, ये सब कुछ हम बेसिकली डिटेल में देख रहे थे। तो मैं जो हमने अभी तक पढ़ा मैं उसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि हमारा जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको रिकॉल हो जाए। उसके बाद हम चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। पहला जो होता है उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, एंड जो सेकंड वन होता है जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज मतलब टोटल सम वगैरह करके निकाल दो। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, देखो नाम में ही इंस्टेंट मतलब किसी भी पॉइंट पर तुम किसी भी चीज को रोको, रिएक्शन को रोको और पूछा चाहिए ये बता तेरा रेट क्या है। मतलब कि मान लो रिएक्शन चल रहा है, तुमने बोला खट से रोका, इसको मान लो टाइम 3 सेकंड था, जैसे मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, टाइम जैसे 5 सेकंड बाद हुआ, तुमने उस रिएक्शन को रोका, बोला ये मुझे ये बता तेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि तू किस स्पीड से बेसिकली चल रहा है, तो कैसे निकालोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का हेल्प लेके हम निकाला जाता है। एक बात याद रखना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या होता है सेम ही होता है, बस अप्रोक्सीमेटली क्या होता है इंस्टेंटेनियस में हम डी वर्ड का यूज करते हैं। डी हम किसी भी नाम के अगर मैं लगा दूँ उसका मतलब क्या होता है बहुत छोटा, उसमें बहुत छोटा चेंजेस होता है। जैसे एवरेज में जो टाइम होता है वो कुछ हमें गिवन होता है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस होता है ना, इंस्टेंटेनियस में क्या होता है टाइम लगभग ना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और कोई भी चीज बहुत छोटा है तो हम उसके आगे अप्रोक्सीमेटली डी वर्ड का सिंबल हम यूज कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने देखा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। याद रखना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपली तुम्हें ग्राफ हमेशा गिवन होगा किसी न किसी के बीच में, जिसका भी ग्राफ तुम्हें डेटा गिवन हो, सिंपली उसका हेल्प लेके क्या करो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं वहीं से क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ तुम्हें याद है या नहीं पुरानी चीजें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लेटर से तुम्हारे पास, चलो मैं देता हूँ 2a से 2a प्लस b कंबाइन होके लेटर से मुझे कोई 2c दे रहा है। ठीक है, चलो a b कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिएक्शन 2a प्लस b कंबाइन होके हमें चलो 3c ले लेता हूँ। 3c दे रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकेंड फर्स्ट पार्ट, एंड दूसरा तुमसे इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसोसिएशन को मैं क्या शॉर्ट फॉर्म में डी लिख दूं, चलो पूरा लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिसोसिएशन। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है यार, एक सेकेंड। रेट ऑफ डिसोसिएशन एट, और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एट, चलो 5 सेकेंड पे बता दो इसका भी, एंड इसको एक और पार्ट देता हूँ, रेट ऑफ, अब डिसोसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में डी लगूंगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन बताओगे फिर एसोसिएशन बताओगे, चलो एसोसिएशन बता दो, डिसोसिएशन तो ले लिया मैंने, रेट ऑफ ए, ठीक है, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सी एट 5 सेकेंड। और तुम्हें यहाँ पे ग्राफ कुछ गिवन है, मैं छोटा सा ग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है और ये ऐसे टेढ़ा है थोड़ा सा, ये तुम्हें ग्राफ गिवन है बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम के बीच में, एंड लेटेस्ट से यहाँ पे किसी तुमने क्या किया, टेंजेंट को ड्रॉ किया टोडो, ये सब ग्राफ में तुम्हें गिवन है। ये लेटेस्ट से t इक्वल्स टू 5 सेकेंड है, इस पॉइंट पे कितना 5 सेकेंड गिवन है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड है, और ये एंगल तुम्हें लेटेस्ट से मैं देता हूँ 30 डिग्री। चलो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये तुम्हारे पास ग्राफ गिवन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, तो अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, कैसे निकालो। अब देखो एक बात समझना, मुझे यार ये समझ में नहीं आया पहली बात यार, तू ये मैं ये बता मुझे इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन है फिर एवरेज का क्वेश्चन, मुझे कैसे प्रेडिक्ट करूँगा। देख अगर कभी भी इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन होगा पहली बात तो ग्राफ में दे देगा पहला तो ये नोटेशन, अगर ग्राफ ना देगी कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन तो सिंपली बोले एट टी को 5 सेकंड 3 निकल, मतलब किसी इंस्टेंट पे तुम्हें पूछेगा, बोला अच्छा इस इंस्टेंट पे बता मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को पहचानने का 2 तरीका है, पहला तरीका क्या है, तो तुम्हें ग्राफ दे देगा क्वेश्चन, दूसरा तुम्हारे पास क्या तरीका होना चाहिए कि कोई इंस्टेंट पे लेटेस्ट से बोला कि 3 सेकंड पे बता कितना इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, 10 सेकंड पे बता, 12 सेकंड, अगर किसी इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा होगा इन दैट केस पे किसका क्वेश्चन होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करें, अगर लगे ईमानदारी से कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं तो वीडियो को पॉज करें एंड खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में। तो स्टार्ट करते इसको कैसे इसको सॉल्व करें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल चुका, कैसा भी क्वेश्चन हो चाहे इंस्टेंटेनियस का हो या फिर एवरेज का हो, हमेशा कोशिश किया करो उसका रिएक्शन को देख के इंस्टेंटेनियस लिखना। जैसे इसका अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ और कैसा होगा इंस्टेंटेनियस, एवरेज के बारे में तो बात हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो कैसे लिखोगे इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले जो हमारा बेसिक है उसको लिखो, रिएक्टेंट में हमेशा क्या होता है माइनस प्रोडक्ट 1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका ए का, और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ यहाँ पे एवरेज नहीं, एवरेज होता है मैं डेल्टा सिंबल यूज करता हूँ ट्राइंगल वाला, यहाँ पे क्या इंस्टेंटेनियस मैं क्या यूज करूँगा डी ए, ब्रैकेट को कर दो क्लोज, डिवाइड बाय ए का क्वेश्चन कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय क्या करो dt से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू, भैया जो बेसिक है ना उसको ये बेसिक लिखना सीखो, बेसिक कर लिखना आ गया ना कोई भी क्वेश्चन समझ सकते हो कैसे इसको सॉल्व करना है। दूसरा आगे चलो 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, अगेन b के साथ, डिवाइड बाय b का क्वेश्चन कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया dt, ओ सॉरी यहाँ पे d लगाना भूल गया dv, इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट की तरफ चलो, पॉजिटिव होता है प्रोडक्ट में +1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, और क्या होगा बहुत कम अमाउंट में होगा तो क्या होगा dc,
डिवाइड बाय सी का क्वेश्चन कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया dt। ये तो पहला बेसिक सा स्टेप हमें लिखना आना चाहिए हर एक हाल में। अगर ये लिखना नहीं आता तो बहुत बहुत प्रॉब्लम की बात है। अगर यही बेसिक स्टेप हमें लिखना नहीं आएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। देखो ये तो लिखना आराम से आएगा, एवरेज में होगा तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा लग रहा होगा, और इंस्टेंटेनियस में तो क्या होगा यहाँ पे डी लग रहा होगा, बस बाकी तो कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं। रिएक्टेंट के साइड वहाँ पे नेगेटिव लग रहा था तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट के साइड क्या होगा पॉजिटिव लग रहा होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम कैसे इसको निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे निकालूं। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैंने क्या होता था, क्वेश्चन में जिसका डेटा गिवन है उसको पकड़ो। यार यहाँ पे बी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, मतलब कि अगर मैं डीवी बाय डीटी का अगर मैं कंसंट्रेशन निकाल दूं कहीं से तो क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा जो रिएक्शन इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अरे यार क्या क्यों डीवी बाय डीटी क्यों, मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो ए बाय बी इक्वल्स टू डी बाय ई इक्वल्स टू एफ बाय जी इक्वल्स टू अगर मान लो 4 वैल्यू है तो क्या इन सबका वैल्यू 4 होगा ना। तुम क्या लिख सकते हो, ए बी बाय बी का भी वैल्यू 4 होगा, डी बाय ई का भी वैल्यू 4 होगा, एफ बाय जी का भी वैल्यू क्या होगा 4 होगा। सेम वही कहानी यहाँ पे, तुम किसी एक का निकालोगे तो अपने आप बाकी का तो रेट ऑफ रिएक्शन वही इसी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालू, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये बात, जिसका डेटा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो उसी का हमें क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो और फिर यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। याद करो एवरेज में भी हमने डिस्कस किया था कि जिसका डेटा हमें गिवन होता था हम सिंपली उसको यहाँ से उठाते थे, उसको सॉल्व करते थे, वही हमें क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन को दे रहा होता था। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा था कुछ टाइम पहले इंस्टेंटेनियस, वहां पे मैंने यही बात बताया, जिसका डेटा तुम्हें गिवन होगा सिंपली उसका यूज करो। देखो तो बी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है तो सिंपली मैं बी को उठाऊंगा। अगर यहाँ पे ए वर्सेस टाइम का होता तो मैं ए को ही उठाता, यहाँ पे अगर सी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो मैं सी को उठाता, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, बी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। अब मैं इसको बाहर उठाऊंगा, उठाया बाहर, उठा लो इसको डीबी बाय टोटल डीबी बाय डी, ये कोफिशिएंट वगैरह के बाहर में जाओ, बस इतना सा जो इसका टर्म है ना उतना उठा लो, जिसका तुम्हें डेटा गिवन हो सिंपली उसका ये वाला जो टर्म है कोफिशिएंट वगैरह को भूल जाओ, बस ये वाला जो टर्म होता है ना ये वाला भैया ये वाला, इस वाले को बाहर उठा लिया। अब डीबी बाय डी, याद करो मैंने क्या बोला था, डी ए बाय डी टी, डीबी बाय डी टी, डी सी बाय डी टी, ये क्या क्या बता रहा है, दो चीज, एक तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन बता रहे थे अपने अपना, और दूसरा अपने अपने का स्लोप बता रहे थे। मींस डीबी बाय डी टी क्या हो रहा है, खुद का स्लोप बता रहा है, और स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की इक्वल होता है, टेन थीटा की इक्वल होता है। अरे यार किसी का भी अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो सिंपली किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की इक्वल होता है। ओहो ये सारी बात अगर ये बेसिक फंडा है भैया, अगर बेसिक फंडा अगर नहीं पता हो तो प्रॉब्लम हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, एवरेज निकालना हो गया बाहर में, तुम जिसका डेटा गिवन हो सिंपली उसको बाहर बुलाओ, और ये वाला टर्म को उठाओ, डीबी बाय डीटी को उठाया बाहर बुलाया। ये मैं एक बार बता चुका हूँ कि ये जो टर्म्स डी ए बाय डी टी, डीबी बाय डी टी, डी सी बाय डी टी, इनका मीनिंग क्या है। तो जिसका भी अगर मुझे किसी का भी स्लोप निकालना हो, किसके इक्वल टेन थीटा की इक्वल होता है, थीटा तुम्हें यहाँ पे कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है। लेकिन मैं ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ, ये यहाँ पे जो थीटा हमें पुट करना होता है ये क्या थीटा होता है, हमें एंगल लेना होता है पॉजिटिव फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से मुझे, एक्स एक्सिस कौन सा ये वाला पट्टी है, मुझे इसका हमेशा पॉजिटिव लेना है, मीन इस साइड वाला एंगल लेना है। तो इस साइड वाला एंगल कैसे निकला, ये देखो ये एंगल में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वो पता है क्या करते हैं, वो सिंपली ले जो एंगल क्यों ना 30 उसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, आंसर भी सही आता है। देखो 1030 कितना था 1/√3, एक माइनस प्लस का यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। जैसे तुम यहाँ पे अगर थीटा की जगह तुम यहाँ पे 30 डिग्री लिख दोगे तो 1030 का वैल्यू कितना होता है, प्योरिटी और फटाफट बताओ, 1/√3 होता है। बिल्कुल सही, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे 1/√3, आंसर भी सही है। लेकिन पता है रियल में क्या होगा, -1/√3, एक माइनस की वजह से क्या होगा, तुम्हारा पूरा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो थीटा होता है हमेशा याद रखना, जो थीटा होता है मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, ये जो थीटा होता है ये हमेशा मुझे पॉजिटिव लेना होता है, किससे, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से हमेशा मुझे पॉजिटिव लेना है। कौन सा, ये थीटा। तो कैसे लिख लेंगे, ये देखो जैसे यहाँ पे जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ये टोटल एंगल, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कि जो टोटल अगर दिखाई दे रहा है ना, ये टोटल जो एंगल होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है हमारे पास। कोई भी याद रखना, कोई भी स्ट्रेट लाइन उसमें उसके बीच में जो एंगल बनता है कितना होता है 180 डिग्री बनता है। तुम्हारे पास ये एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है, देखो ध्यान से ये 30 डिग्री गिवन है। अगर तुम ये वाला, अब तुम्हें एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, कैसे निकलोगे, अगर मैं इस 180 में से अगर मैं इस वाले 30 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ कितना होगा 150 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास 10, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया, डीबी बाय डी टी इज इक्वल टू 10, और थीटा की जगह मैं कितना पुट करूंगा 150 डिग्री। लिख भी लेना यहाँ पे कैसे किया मैंने, अगर डाउट हो बाद में कि ये 150 डिग्री कैसे हुआ, 30 डिग्री होना चाहिए। तो याद रखना ये 30 डिग्री था मेरे पास, और ये जो टोटल एंगल होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मुझे इतना सा पोर्शन अगर सब्ट्रैक्ट करना, तो इतना सा पोर्शन अगर मुझे चाहिए तो क्या करूँगा, इस पूरे में से 180 में से अगर मैं इस 30 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एंगल कितना मिल गया 150 डिग्री, और 150 के डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1/√3 होता है। कैसे निकालते हैं, देखो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये अगर एंगल तुम्हें निकालना आता है तो मुझे बताना कि बड़े बड़े एंगल्स का कैसे वैल्यू निकलता है, और नहीं आता है एक बार इन्फॉर्म कर। मैं पिछले टाइम से मैंने बोला था, शायद वेक्टर या फिर 3D किसी चैप्टर में तो आया था कि बड़े बड़े एंगल्स के कैसे 180, 130, 160 के एंगल कैसे निकालता है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है भैया, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चला कि हाँ एंगल निकलना आता है फिर नहीं। मैं तो आगे
बढ़ता जाऊंगा। इसलिए बोला कि एंगल निकालना नहीं आता है, इन्फॉर्म करना, एंगल निकालना देख लेंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। कुछ फॉर्मूले है जो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले होगा, उसको तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, साइन का, कॉस का, टेन का। देन क्या होगा, ये एंगल्स इजीली निकल सकता है। एक बार इन्फॉर्म कर देना, मैं बता दूंगा फिर। टेन 150 कितना होता है, -1/√3 होता है। तो dB/dt का यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, -1/√3 लिख भी लेना साइड में। 10 150 जो होता है उसका वैल्यू होता है हमारे पास -1/√3 की। अब तो काम नहीं पड़ गया, क्वेश्चन ही सॉल्व गया। 10 dB/dt कितना हो गया, -1/√3। यहाँ पर जाके पुट कर दो तो सिंपली क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, -1 एज इट इज 1। dB/dt की जगह तुम सिंपली क्या पुट करोगे, -1/√3, -1/√3, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया 1/√3। खत्म कहानी। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन मुझे निकालना था, कितना आ गया मेरे पास, 1/√3। कुछ किया मैंने, सिंपल सा फैक्टर था। हमने ये इसका 1/√3 है, dA/dt का भी 1/√3, इसका भी क्या होगा 1/√3। तो मीन्स यहाँ से हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, कितना आ गया इसका 1/√3। कुछ नहीं करना है, याद रखना हमेशा जिसका डेटा तुम्हें यहाँ पे गिवन होगा सिंपली उसको लेना है, उसको बाहर बुलाना है। उसका तुम्हारे पास रेट ऑफ dB/dt निकाल दिया, यहाँ पे जाके पुट कर दो वापस से। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह देखो -1/1, dB/dt की जगह मैंने क्या पुट किया, -1/√3, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, माइनस माइनस के तो प्लस, आंसर आ गया 1/√3। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमें बोला जा रहा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एट 5 डिग्री 5 सेकेंड। मतलब कि ए डिसोसिएशन मतलब ए जो है वो क्या होगा, डिसोसिएशन मींस टूट रहा होगा। तो ए भैया 5 सेकंड पे ए का कितना रेट ऑफ डिसोसिएशन है वो तुम्हें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है फटाफट बताओ, रेट ऑफ डिसोसिएशन का। रेट ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है बस dB/, जिसका भी निकालना रेट, जिसका भी निकालना रहता है उसको लिखो dA/, किसका निकालना, dA/dt और उसका मॉडुलस का सिंबल। तो dA/dt कितना आएगा, मॉडल्स का सिंबल नहीं भी लगा तो भी काम चल जाएगा। dA/dt कैसे निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास कितना 1/3, मींस इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। तो सिंपली यहां से क्या हो गया देखो, -1/2 तो एज इट इज dA/dt की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, सिंपली dA/dt की जगह कितना 1/3। इसको सॉल्व करके कितना हो गया, -1/2√3 आंसर। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, मैं वापस से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, इसको कट कर लो। रेट ऑफ डिसोसिएशन निकालना है मुझे, किसका, ए का निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, dA/dt होता है। अब क्या किया, dA/dt में कैसे निकालो, मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, -1/2 dA। ये थोड़ा सा गलत भी है, ठीक है, गलत हो गया था मेरे से, dA कट करना है, dA/dt। अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मुझे पता है कितना आया था आंसर, -1/√3 था, -1/√3 लिख दिया मैंने, इक्वल टू -1/2 dA/dt। अरे एक बार रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया ना, उसी के हेल्प पे कि हमें रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना, सब क्या कर, डिसोसिएशन निकाला फिर डिसअपीयरेंस जो बोलो, सब क्या होता है हम उसी के हेल्प पे निकाल सकते हैं। तो सिंपली कैसे निकलेगा ये, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया, -1 × 2 इक्वल टू कितना हो गया, -1 × √3। और ये कितना था, dA/dt एज इट इज। इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो ये कितना हो गया, -2 इक्वल टू कितना हो गया, -1 × √3 कितना, -√3। इसको चरणों में भेजो, कितना हो गया, ये यहाँ पे dA/dt एज इट इज है। तो यहाँ से मेरे पास, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, -2 डिवाइड बाय कितना हो गया, -√3 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, dA/dt। तो माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, आंसर कितना हो गया, 2 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू dA/dt। खत्म कहानी। मतलब कि यार मेरे पास यहाँ से मैंने ये चेक कर लिया, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए कितना निकल गया, 2/√3। कैसे निकल गया, हमें सिंपली क्या करना है, देखो तुम्हें रेट ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं एवरेज वाले। देखो मैं इसे बोलता हूँ ना, ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब इसका ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हमने देखा था कि कैसे अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन मुझे मिल जाए तो उससे मुझे कैसे रेट ऑफ डिसोसिएशन निकाला जाता है, कैसे मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस का निकाला जाता है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन कितना निकले, 2/√3 × dA/dt। देखो एक बात बताना चाहूंगा, मन में ये सवाल आएगा, इसने dA/dt की जगह यहाँ पे dA/dt है, ठीक है, ये निकालना है इसे, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें कितना किया, यहाँ पे -1/√3। मैंने सिंपली यहाँ पे पुट किया, dA/dt मुझे निकालना है, -1/2 एज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, -1 × 2, -1 × √3। इसको चरणों में भेजा, कितना 2/√3 आ गया। एक बात हमेशा देखना, अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जैसे A/B = D/E = F/G 4 आ गया, तो A/B का वैल्यू भी तुम 4 बोल सकते हो, D/E का वैल्यू भी 4 बोल सकते हो, F/G का वैल्यू भी तुम क्या बोल सकते हो, 4 बोल सकते हो। बट डायरेक्टली भी कर सकते हो, dA/dt = dB/dt = dC/dt। सबका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही होगा, कितना, -1/√3। सिंपली मैं यहाँ पे पुट करता -1/√3, माइनस माइनस निपट जाता, सिंपली कितना आता है, -2/√3 आ जाता। बट डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये प्रोसेस से करोगे तो ज्यादा क्या होगा, क्लियर और समझ में आएगा। डायरेक्ट मत करना क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना, सिंपल
खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, फिर मैं बता दूं रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकले। एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है इसको। अरे सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकलेगा, डीसी अपॉन डीटी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया। देखो सी वाला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना आपस में एक दूसरे से लिंकेज, अगर एक निकालना आ गया, देखो क्वेश्चन क्या है, बेसिक अगर समझ में आ गया ना, कोई भी क्वेश्चन तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फंडा क्या, उस क्वेश्चन का बेस तुम्हें समझ में आना चाहिए। जो जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बहुत सारा दिया था, इसमें हो नहीं पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि देखो उस क्वेश्चन के बहुत सारे कंसेप्ट है। जैसे पता है क्या होता है, देखो जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर में मान लो तुमने कुछ पढ़ा, तुमने जो कंसेप्ट अच्छे अच्छे कंसेप्ट छूट जाते हैं, मान लो छूट गया, वो क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन सिखाता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट टाइम मैंने किया तो मुझे भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हुए, नहीं, ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मुश्किल से एक दो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ऐसा होता है, सही सबके साथ ऐसा होता है। जैसे जो भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं है कि ये मत सोचना कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैं किसी को भी क्वेश्चन दोगे, जैसे मुझे भी अगर फर्स्ट टाइम देते तो मैं भी कितना मुश्किल से एक दो क्वेश्चन में हिला पाता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा वो एकदम बेस है। उस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करके प्रीवियस ईयर को, तो तुम्हें समझ में अच्छा इस लेवल का मुझे सोचना पड़ता, अच्छा ये जब सॉल्यूशन देखो तो समझ अच्छा इसमें ये करना पड़ता है, फिर उस टाइप का जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब तुम क्या उसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवे जो भी है, तो थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन था क्या निकलना है, एक बात तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, बेस अगर अच्छे समझ में आ गया हो ना क्वेश्चन का, तो धराधर यूं सॉल्व करते हो। रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे किसी भी रिएक्शन का निकल गया, उसका तो बाकी जो भी चीज़ निकालना है फटाफट निकाल सकते हो। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ मुझे किसका निकालना है, सी निकाला। रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब जो प्रोडक्ट है उसका हमें, सो अपीयरेंस किसका होता है, हमारा प्रोडक्ट का होता है, एंड जो डिसअपीयरेंस बोलो डिसोसिएशन किसका हो रहा है, बेसिकली हमारा रिएक्टेंट साइड का हो रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका निकालना, सी का निकालना है 5 सेकंड पे। जी 5 सेकंड पे जो सी होगा वो कितना बेसिकली उसका रेट होगा, वो हमें निकालना, कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना है एट 5 सेकंड। फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, जिसका भी निकालना डी सी डिवाइड बाई डी टी। यार अब डी सी डिवाइड बाई डी टी कैसे निकालो, मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे पता है कितना किसके इक्वल था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना था मेरे पास, प्लस 1/3 डी सी बाय डी टी के इक्वल था, ये ब्रैकेट के क्लोज। रेट ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन में निकाला था कितना, -1/√3 आया था, बिल्कुल से। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक बात बताया, रेट ऑफ क्या निकालना है, अपीयरेंस निकालना है किसका, सी का, मतलब कि मुझे डीसी बाय डीटी निकालना है। अब डीसी बाय डीटी कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे एक बात इनको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन पता था कि रेट ऑफ रिएक्शन मुझे गिवन है कितना, -1/√3। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डीसी बाय डीटी आ जाएगा, बिल्कुल सही। वही क्या होगा मेरे पास, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये हो गया मेरे पास 1/3 डी सी बाय डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरे पास -1 × 3 इक्वल टू कितना हो गया, ये गया 1 × √3 इक्वल इंटू क्या था, डी सी बाय डी टी। ब्रैकेट में लिखो, फिर इसको ब्रैकेट में लिखो, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा। -1 × कितना होगा, -3, इसको चरणों में जाओ, -1 × √3 कितना होगा, √3 इक्वल टू कितना हो गया, डी सी बाय डी टी। अब एक बात याद रखना, जैसे मेरे पास एक चीज मैं अभी बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म या फिर सुन लो, थोड़ा सा काम का बेसिक है। जैसे जैसे 2 है, 2 को तुम क्या लिख सकते हो, √2 × √2, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बात बता चुका हूं मैं कि अगर कोई भी चीज़ है और कोई भी रूट है, अगर मैं उसको खुद के साथ अगर सेम चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, रूट के बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल √3 × √3 करो, कितना होगा तुम्हारे पास, 3 हो जाएगा। मीन्स कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास सेम चीज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो तुम उसको क्या लिख सकते हो, सेम √3 × √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। जैसे √7 × √7 करो, अगेन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। √11 × √11 करो, कितना होगा, 11 हो जाएगा। मीन्स अगर कोई भी चीज़ दो अगर कभी भी आपस में सेम रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इन दैट केस क्या होता है, उसका रूट क्या होता है, हट जाता है। सिमिलरली यहाँ पे तो यहाँ से मैंने उल्टा अप्रोच किया, मैंने क्या किया, जो 3 है मैंने सोचा क्यों ना 3 को मैं √3 × √3 लिखूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, और बाहर तुम नेगेटिव का सिंबल एज इट इज, नीचे क्या था, √3 था, एक √3 ने एक √3 को उड़ा दिया, तो डी सी बाय डी टी का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आ गया, फाइनली डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू, फाइनली मेरे पास कितना निकल गया, -√3 -√3। अगर ऐसा नोट लिखना है तो लिख सकते हो मोल लीटर पर सेकंड इनवर्स, खत्म कहानी। कुछ नहीं किया, जो 3 था, 3 को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, √3 को साइड में लिख भी लेना, 3 को मैं क्या √3 × √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर कोई भी दो चीज़ है, अगर कोई दो सेम रूट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से मुझे 3 देगा, तो मैंने 3 से क्या किया, चलाकी से √3 × √3 ले। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, रूट को कैंसिल करने के लिए कई बार देखना बुक वाले लिखते हैं 2 की जगह तुम्हें √2 × √2 लिख देंगे, 7 की जगह √7 × √7 लिखेंगे, ताकि नीचे वाला कुछ कट जाए और अपना आंसर जाए। तो इस तरीके से बेसिकली हमने देखा रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकाल सकता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहो तो कैसे निकाल सकता हूँ। जरूर नहीं है यहाँ पे मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता था मेरे को, जैसे रेट ऑफ मुझे डिसोसिएशन और डिसअपीयरेंस पूछा एक का, अगर जो याद रखना जो प्रोडक्ट होता है उसका हमेशा अपीयरेंस हो जाता है, एंड जो रिएक्टेंट साइड होता है उसका हमेशा क्या होता है, डिसअपीयरेंस होता है, मीन्स वो टूट रहा होता है।
भैया सीधी सी बात है, जो जैसे NaCl जैसे नमक लिया, नमक को जैसे तुम पानी में क्या टूटना स्टार्ट करेगा ना, तो वही जो रिएक्टेंट होता है वो टूट रहा होता है, जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है फॉर्म हो रहा है। ये होता है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी क्वेश्चन आता है तो कैसे हम सॉल्व करें वो हमने यहाँ पे देखिए। पहला जो बेसिक अप्रोच होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, उसका तुम्हें कुछ भी पूछो क्वेश्चन में, 5 सेकंड पूछे, 10 सेकंड पूछे, तुम सिंपली क्या करो तो इसका हेल्प लेके तुम इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप से क्वेश्चन समझ में आ गया होगी कैसे हमें डील करना। ये याद रखना, जो टेन थीटा जो एंगल होता है, थीटा में हमेशा एंगल कौन सा रखना है, पॉजिटिव एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उससे हमेशा मेरे को पॉजिटिव एंगल लेना है। और मैं एक बात वापस से पूछना चाहूंगा, जो बड़े बड़े एंगल जैसे 150 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया, जैसे मान लो कि 240 दे दिया, ये बड़े बड़े एंगल अगर तुम्हें कोई ट्रिग्नोमेट्री बोला कि साइन 240 बताओ कितना मिलेगा, तो क्या तुम्हें निकालना आता है, यस और नो। अगर नहीं निकालना आता है तो बोलना, मैं एक बार सिखा दूंगा, अगर आता है तो वेल एंड गुड, थप्सा, अगर नहीं आता तो एक बार बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है मैंने क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन याद रखना, रेट ऑफ तुम्हारे पास रिएक्शन अगर आ गया तो मुझसे कुछ भी चीज निकाल सकते हो, लेकिन बेसिक फंडा हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे तरीके से। ये पॉइंट हमें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, इसी में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, याद करो हमने ये पढ़ा था कुछ कि कौन कौन से फैक्टर पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे, उसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। मोस्टली जो यहाँ पर चैप्टर है उस दो फैक्टर पे बेसिकली मोस्ट हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, बट फिर भी हमें एक एक करके सारा फैक्टर यहाँ पर देखना है। एक तो कंसंट्रेशन पे एंड दूसरा टेम्परेचर, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसपे मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बट फिर भी क्या ताम झाम के लिए बहुत सारे लोगों ने लिखा दिया, जो भी हम एक बार देख लेते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिससे फिर हम कोई में प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसी में कौन कौन से फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, फैक्टर्स on which rate of reaction, factor on which rate of reaction को आदत बना लो अभी से लिखना शॉर्ट फॉर्म में, ROR डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। तो बहुत सारे बेसिकली इन्होंने फैक्टर दे दिए, बट मोस्टली हमारे सिर्फ दो काम का, एक तो कंसंट्रेशन और एक बेसिकली टेम्परेचर, यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है। बट फिर भी मैं सारे फैक्टर को एक बार बता देता हूँ, क्या जाता है बताने में। तो पहला इन लोगों ने बोला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। वो देखिएगा जो रिएक्टेंट है वो कैसा नेचर में, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, जैसे मान लो A प्लस B मिल कंबाइन होकर तुम्हें मान लो कि C दे रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन होगा, ये प्रोडक्ट है एंड ये क्या रिएक्टेंट है। तो बेसिकली जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना क्या करता है कि इस पर डिपेंड करता है, किसे ये पूछता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पे उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब ये आयोनिक है या फिर कोवेलेंट है या फिर होमोजीनियस है या फिर किस टाइप का, वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में पहला यहाँ पे आता है फर्स्ट, अगर मान लो कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है मीन्स यहाँ पे जो कंपाउंड प्रेजेंट अगर वो आयोनिक हुए, या तो आयोनिक रिएक्टेंट हो सकते हैं। आयोनिक रिएक्टेंट्स मतलब कुछ नहीं बोला जा रहा, जैसे यहाँ पे मान लो Na प्लस Cl ले लो, कंबाइन कर दूं क्या होगा, NaCl बन गया। तो ये Na प्लस जो Na सोडियम और क्लोरीन के आपस में आयोनिक रिएक्टेंट है। तो अगर मान लो कि रिएक्टेंट अगर आयोनिक हुआ तो हमें पता है आयोनिक रिएक्टेंट मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आयोनिक रिएक्टेंट्स में बेसिकली काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा होता है। मैं फिर भी लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने NaCl लिया प्लस सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3 लिया, इसको तुमने कंबाइन कर दिया, ये क्या बना AgCl बनेगा ना, बिल्कुल AgCl बना, प्लस क्या बनेगा NaNO3 बना। ये बेसिकली क्या यहाँ पे आयोनिक रिएक्टेंट है, Na भी आयोनिक है, क्लोरीन भी आयोनिक, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे के आयोनिक रिएक्टेंट है। आयोनिक रिएक्टेंट अगर मेरे पास कोई भी होता है तो उसके अंदर जो रिएक्शन तो बहुत फटाफट ये आप पलक झपकते क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, वेरी हाई। जितने भी आयनिक रिएक्टेंट्स होते हैं उन सबका रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ज्यादा हाई होता है। सिमिलरली यहाँ पे इन लोगों ने दूसरा ही बोला कि जितने भी कोवेलेंट हमारे पास रिएक्टेंट, कोवेलेंट मतलब जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो, कोवेलेंट कुछ नहीं, हमें PhD निकालना, बस ऊपर ऊपर देखते चलो, बस हमें पता होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए। अच्छा कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है पूरा लिस्ट हमें होना चाहिए, ताकि हमें कोई बोले ना कि अच्छा तेरे नोट्स में ये नहीं है, तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं सारे नोट्स को जो भी जो पॉइंट्स है वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कोवेलेंट रिएक्टेंट्स मीन्स कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट रिएक्टेंट का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं, बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब कि दो कंपाउंड के बीच में, बॉन्ड्स का नाम रख दिया इन लोगों ने, दो कंपाउंड के बीच में अगर कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा होगा तो उनके बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बहुत 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 स्लो होता है। तो मैं जैसे कोई एग्जांपल अगर हम लिखना, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे मान लो तुम N2 प्लस 3H2 को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, अमोनिया फॉर्म होगा तुम्हारे पास 2NH3। इनके बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी
स्लो कुछ नहीं, बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं पता। अब मन में सवाल आएगा यार मुझे कैसे पता चला कंपाउंड को देखे कि यार ये आयोनिक दिया है या फिर मुझे ये कोवलेंट है। कुछ नहीं, हमें डरने की कोई जरूरत है। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होता है कि आयोनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड। अगर नहीं भी गया हो तो उससे हमें कोई मतलब ये थ्योरेटिकल टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहले तो आयोनिक रिएक्टेंट पर डिपेंड, अगर यहाँ पे आयोनिक रिएक्टेंट हुआ तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। अगर यहाँ पे कोवलेंट रिएक्टेंट हुआ तो इनके बीच में जो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बहुत ज़्यादा स्लो होगा। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, थर्ड जो पॉइंट है इसमें, जो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस, पहले होमोजीनियस लिख दो, होमोजीनियस रिएक्टेंट, होमोजीनियस रिएक्टेंट, और एक होता है हम लोग हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट क्या होता है? होमोजीनियस बता रहा हूँ, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस मतलब खुद के सेम कंपाउंड प्रेजेंट हो रहा, मतलब कि एक ही एलिमेंट क्या होगा। होमोजीनियस मतलब कि खुद के मतलब सेम कंपाउंड का ना पूरा रूम में फैला, मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स में नाइट्रोजन 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 एक ही एलिमेंट क्या तुम्हारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। हेट्रोजीनियस मतलब होता है कि एक बॉक्स में फिर कोई बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोराइन है, नियोन है, सोडियम है, बहुत सारे यहाँ पे क्या होना कंपाउंड को प्रेजेंट होता है, उसमें बोलते हैं हेट्रो। होमोजीनियस मतलब सेम क्या होगा, सेम एलिमेंट क्या होगा प्रेजेंट होगा, फिर सेम कंपाउंड क्या होगा पूरे हर एक जगह क्या होगा प्रेजेंट होगा। तो लिखना होमोजीनियस में सेम कंपाउंड या फिर एलिमेंट, सेम कंपाउंड और एलिमेंट प्रेजेंट इन, जहां पर भी बोलो सेम कंपाउंड और एलिमेंट प्रेजेंट, चारों तरफ क्या होगा सेम कंपाउंड प्रेजेंट होगा। वही हेट्रो में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड क्या होता है प्रेजेंट होता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट कंपाउंड और एलिमेंट प्रेजेंट। देखो पहले तो ये समझो होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मतलब कि सेम कंपाउंड या फिर सेम एलिमेंट क्या होना प्रेजेंट। जैसे मान लो पूरा हैंड है, मैंने पूरे हैंड पे करके नाइट्रोजन को फैला दिया, जैसे ये दो हैंड, इसमें मैंने नाइट्रोजन रखा, ऑक्सीजन रखा, सल्फर रखा, नियोन रखा, बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड का रखूंगा, वो कैसे कंपाउंड या फिर रिएक्टेंट कहलाएगा हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो किसका ज्यादा होता है, होमोजीनियस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ होमोजीनियस reactant is more as compared to heterogeneous reactant, as compared to heterogeneous reactant। मतलब कि जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मान लो यहाँ पे कोई होमोजेनियस कंपाउंड, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन लिया और प्लस नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन ले लिया तुमने कंबाइन करो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस के कंपैरिजन में। अगर मान लो कि तब को तुम अगर कभी दो सेम कंपाउंड एलिमेंट या फिर कंपाउंड को लेते हो, उनका जब रिएक्ट कराओगे उनका क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दो डिफरेंट कंपाउंड का तुम रेट ऑफ रिएक्शन कराओगे या फिर दो डिफरेंट कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। तो मतलब कि जो सेम कंपाउंड होता है उनका क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट कंपाउंड से। होमोजीनियस मतलब सेम कंपाउंड प्रेजेंट होना चारों तरफ, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट हो, बस ये हमें इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट इसी में, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं और वो क्या होता है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। कुछ नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट होगा उसके स्टेबिलिटी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई रिएक्टेंट है अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्यों, हमें पता है इनवर्सली में जितना ज्यादा स्टेबिलिटी, अगर ये मान लो ज्यादा होगा तो सिंपली ये वाला क्या होगा उसका अपोजिट घट रहा होगा, अगर ये घट रहा होगा तो ये क्या होगा मेरे पास बढ़ रहा होगा। मतलब कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा किसी रिएक्टेंट का उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कम होगा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट है, अब कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बी वाला पार्ट है, पहला तो हमने देखा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में चार हमने पॉइंट देखा, एक तो आयनिक रिएक्टेंट होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, कोवलेंट रिएक्टेंट होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बहुत कम होता है। अगर मान लो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में किसका ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, होमोजीनियस का ज्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट हमने देखा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल तुम्हारे पास रिएक्टेंट रहेगा उतना ही क्या होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कम होगा। नेक्स्ट जो किस पर डिपेंड करता है फैक्टर वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट मतलब कि रिएक्टेंट मतलब कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। सॉलिड हमें केमिस्ट्री में तो तीन ही होता है फिजिकल स्टेट, या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर लिख रहा हूं मैं,
सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास होता है गैस का, फिर तुम्हारे पास होता है किसका, लिक्विड का, और सबसे लास्ट में क्या होता है, कम होता है किसका, सॉलिड का। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है, गैस का होता है, फिर क्या होता है, लिक्विड का होता है, फिर उससे कम क्या होता है, सॉलिड का होता है। देखो, गैस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में ऐसे दूर दूर फैले रहते हैं। जैसे तुम उसको मान लो कि जैसे तुम उसको हीट करो या फिर कुछ करो, फटाफट क्या होगा, एक दूसरे से इधर उधर मिल सकते हैं आपस में। सॉलिड, जैसे तुम्हारे पास चीनी है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे मान लो कोई सॉलिड चीज है, सॉलिड को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो कोई भी सॉलिड चीज में तुम्हारे पास जब उसको हीट करो तो क्या हो, धीरे 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 पिघलना स्टार्ट होगा, फिर उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आप अलग अलग होगा। लेकिन गैस के फॉर्म में क्या होता है, गैस में जैसे तुमने हीट किया, फटाफट क्या होगा, मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या होता है, जैसे ठीक है, चलो एक बात एग्जांपल देता हूँ चाय से ही, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ये टी का कप है, मस्त एकदम शानदार, ये हमने टी का कप बना दिया। तो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हारे पास। चीनी एक तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट है, तुम्हें इसके अंदर चीनी मिक्स करना है। एक तो मेथड वन ये रहा, मेथड वन कि तुम्हारे पास ऐसे स्क्वायर के बॉक्स वाले तुम चीनी इसके अंदर मिक्स करोगे, या फिर इसी में मेथड दो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, एंड यहाँ तो तुम छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होगा, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो इसके अंदर मिक्स करोगे। ये मेथड टू है। कौन सा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे? क्या यहाँ पे तुम्हारे पास एक चाय का ग्लास है, उसके अंदर तुम्हारे पास मतलब कि थोड़े स्क्वायर टाइप के यहाँ पे तुम्हारे पास पीसीज है, क्या उसको रखोगे, या फिर तुम छोटे छोटे जो पार्टिकल जो चीनी के है वो तुम यहाँ पे रखोगे, इस ग्लास चाय के अंदर रखोगे? कौन सा रखोगे? कंटेनर ग्लास दोनों के अंदर क्या सेम ही है। मेरे पास कोई दो ग्लास है, उसके अंदर मेरे तुम्हें ऑप्शन ये दिया गया है कि चीनी के तुम्हारे पास पार्टिकल, एक तो स्क्वायर टाइप के पार्टिकल्स और एकदम बिद्दू बिद्दू छोटे छोटे पार्टिकल। तुम कौन से पार्टिकल ग्लास के अंदर मिक्स करोगे चीनी के लिए? सोचो सोचो सोचो। इसी बेस्ट एग्जांपल इसका, सॉलिड लिक्विड गैस में क्यों रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है अभी पता चल जाएगा। देखो, तो इसमें तुम कौन सा रखोगे, ये वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होगा, बहुत जल्दी क्या होगा, उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स देखना, कभी भी मान लो जैसे चीनी है, उसको देखना, चीनी कैसे उसको समझा, जैसे चीनी है, चीनी को एक बार क्या करना, उसको राउंड राउंड टाइप का बॉल टाइप का छोटा सा बनाना, उसको तुम वाटर में रखना, तो धीरे 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 क्या होगा, डिजॉल्व होगा। लेकिन डिजॉल्व तो वो भी होगा, लेकिन वहीं पर तुम देखना चीनी का जब तुम छोटा एकदम पार्टिकल्स होकर देखना, फटाफट क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। क्यों डिजॉल्व हो जाता है? क्योंकि उसका वो क्या होता है, उसका जो सॉलिड है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड रहेगा उसको उतना टाइम लगेगा उसको डिजॉल्व होने का। जितना कम एकदम जितना हल्का सॉलिड रहेगा उसको क्या होगा, फटाफट क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा किसी भी चीज़ के अंदर। तो वैसे ही क्या होता है, जो शुगर पाउडर होता है, जो चीनी का पाउडर होता है ना, चीनी का बेसिकली हम जो घर पे यूज़ करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, चीनी का एक पाउडर भी आता है, शुगर पाउडर बोलते हैं। शुगर पाउडर, जो शुगर पाउडर होता है, चीनी का बेसिकली पाउडर भी आना स्टार्ट हो गया। शुगर जो पाउडर होता है ना, उसका बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके, शुगर क्यूब, जो क्यूब बोला है, फिर जो भी बोलो क्यूब, जो भी तुम लिखना चाहो, क्यूब लिखना चाहो, स्क्वायर लिखना चाहो, जो भी लिखना चाहो, जो कि डिजॉल्व कहाँ करे, मान लो डिजॉल्व इन मिल्क में कर लिया, या फिर किसी सॉल्वेंट में कर लिया, डिजॉल्व इन मिल्क ले लो, या फिर मान लो कोई भी एक सॉल्वेंट ले लो, किसी के अंदर मिक्स करो, या फिर वाटर ही ले लो, जिसके अंदर भी तुम मिक्स करना चाहो। जो शुगर पाउडर होता है ना, बेसिकली जो चीनी का जो पाउडर होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, शुगर क्यूब। शुगर क्यूब मतलब जो घर पे हम यूज़ करते हैं, लिख लेना, होम वाला, घर वाला, घर वाला, जो घर पे जो हम बेसिकली यूज करते हैं ना, वो जो शुगर क्यूब होता है वो। और जो चीनी का जो पाउडर होता है, बेसिकली देखना जो होटल्स वगैरह होता है वहाँ पे चीनी का पाउडर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैकेट्स में देते हैं छोटे छोटे पैकेट्स, क्यों शुगर का पाउडर देते हैं कि जैसे तुम उसको रखोगे किसी भी, जैसे चाय के अंदर रखोगे, क्या वो फटाफट तुरंत मिक्स हो जाएगा। लेकिन वहीं जो तुम शुगर के जो क्यूब वाला पार्टिकल्स लोगे, फिर स्क्वायर वाला पार्टिकल, उसको जब तुम मिलाओगे तो क्या थोड़ा सा क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल होता है। जो लिक्विड गैस होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का, फिर क्या होता है, सॉलिड का होता है। मैंने यहाँ पे चाय के एग्जाम्पल से बताया कि जितना ज़्यादा तुम्हारे पास पाउडर फॉर्म, जैसे चीनी है, चीनी का बेस्ट एग्जांपल था, अगर तुम पाउडर फॉर्म में लेते हो वो और क्यूब वाला फॉर्म लेते हो, उन दोनों में से रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, शुगर पाउडर। क्यों? क्योंकि फटाफट क्या होगा, मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर तुम बड़े बड़े चीनी के अगर तुम क्यूब स्क्वायर टाइप का शेप तुम रखोगे चाय के अंदर, वहीं अगर तुम छोटे छोटे पार्टिकल्स रखोगे, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन लगेगा, फर्स्ट सेकंड वाला, क्योंकि जल्दी में मिक्स हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा क्या होगा, मिक्स होने के अंदर। तो ये एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी था हमारे पास। थर्ड जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आता है वो होता है हमारे पास, थर्ड जो हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है, जिस पर डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ओहो, ये जो पूरा जो मैंने एग्जांपल बताया ना, ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का नहीं था, ये किसका एग्जांपल था, इसका एग्जांपल था। मैंने गलती से उस वाले एग्जांपल बता दिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी कहाँ पे एप्लीकेबल है, ओनली फॉर सॉलिड के लिए। लिख लेना ब्रैकेट में, ओनली फॉर, मोस्टली इट इज यूज फॉर, मोस्टली इट इज यूज फॉर। ओहो, मैंने चीनी वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देना चाहिए, मैंने यहाँ पे दे दिया। ओहो, मोस्टली इट इज यूज फॉर सॉलिड रिएक्टेंट। होता क्या है, पहले मैं लिख दूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा आर और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट।
देखो यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो चीनी वाला एग्जांपल था मुझे यहाँ पे देना चाहिए था, इस वाले एग्जांपल मैंने वहाँ पे दे दिया। जस्ट चीनी का बेस्ट एग्जांपल था यहाँ पे। देखो जो चीनी है, जो स्क्वायर वाला पार्टिकल्स है उसका सरफेस एरिया क्या ज़्यादा है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या सरफेस एरिया बहुत कम हुआ, तो जिसके सरफेस एरिया पार्टिकल जिसका कम रहेगा फटाफट क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसी स्क्वायर वाले शेप से। वही शुगर पाउडर होता है, शुगर पाउडर जो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसी शुगर क्यूब। क्यों? क्योंकि इसका ये सरफेस जो पाउडर होता है उसका कोई सरफेस ही एकदम पाउडर फॉर्म में, उसको तुम फटाफट करोगे क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसके अंदर वो है, कुछ थ्योरेटिकल बात है जो हमें एक एक करके लिख लो सारा, जो हमें पता होना चाहिए, और कभी रिवाइज करना हो तो देख लेना एक बार। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है हमारा किस पे, कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट CATLYST, कैटलिस्ट होता क्या है ये, कैटलिस्ट क्या होता है यार। यहाँ पे एक वर्ड आ गया कैटलिस्ट, अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो देख लेना, सुन लेना यहाँ पे। जैसे टीवी में एडवर्टाइज होता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी, मतलब बूस्ट पे फटाफट एनर्जी आ जाता है, वैसे ही सेम एज इट इज कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को एकदम फास्ट कर देता है। जैसे वो मान लो कि चल रहा होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है, और तो बोलते हैं ना कि एडवर्टाइज होता है मान लो कि धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ और एनर्जी एकदम डाउन हो गया, फिर हम जैसे ग्लूकोज पीते हैं हमारे पास क्या होता है, फुल एनर्जी आ जाता है। सेम एज इट इज होता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कोई रिएक्शन हो रहा होता है उसको अगर बहुत फास्ट कराना तो क्या होता है, कैटलिस्ट का हम यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट कुछ नहीं, कुछ एक तरीके से कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट अगर कराना है तो फास्ट करा देता है, और तुम्हें स्लो कराना है तो उसको कहते हैं स्लो करा देता है, खत्म। वही कहता है कैटलिस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटलिस्ट होता है विच, ये है होता है क्या, विच स्पीड अप, या तो अप कर देता है, और डाउन या तो डाउन कर देगा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिखाई दे रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यार मतलब कैटलिस्ट वर्ड है क्या, कैटलिस्ट वर्ड का सीधे से मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन में जाता है, अगर मान लो तुम्हें रिएक्शन को फास्ट करना है तो सिंपली हम कैटलिस्ट वर्ड यूज करते हैं। सुना हो कई बार कि कैटलिस्ट को रिएक्शन में रखते ही क्या होता है, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। वैसे सेम कौन कौन से कैटलिस्ट, बहुत सारे कैटलिस्ट उसका नाम हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम इतना पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या करता है, या तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा, या तो रिएक्शन को अगर हमें स्लो कराना है तो मैं किसका यूज करूँगा, कैटलिस्ट वर्ड का यूज, कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं। अब मतलब क्या होता है, फास्ट करना, डाउन मतलब क्या होना, रिएक्शन को स्लो कर देना, तब हम किसका यूज करते हैं, कैटलिस्ट का बेसिकली यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट हम कैसे यूज करेंगे, ये बेसिकली क्या करता है, ये देखना कैसे इसका यूज होता है यहाँ पे। यहाँ पे हम बेसिकली इसको यूज करते हैं सेट अप, ये बेसिकली एक नया पाथ को सेटअप कर लेता है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सेट अप एन अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है पूरा डिटेल में बता रहा हूँ सब कुछ, पहले लिख लेते हैं एक बार। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये बोल क्या रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बात तो समझ में आई जो कैटलिस्ट है, या तो रिएक्शन को फास्ट कर रहा होता है या स्लो कर रहा होता है। हम इस चैप्टर में जो भी देखेंगे वो देखेंगे रिएक्शन को फास्ट कराने का देखना, डाउन का केस हम यहाँ पे बिल्कुल भी देखने नहीं वाले। हम यहाँ पे जितने भी चीज़ें भी पढ़ने वाले सब यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे कैटलिस्ट का मैं यूज़ करके रिएक्शन को, क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है बिल्कुल, मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हम बेसिकली देखेंगे ये, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन अगर मुझे फास्ट करना है तो सिंपली हम कैसे यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट का हम हेल्प लेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, कंपाउंड्स होता है, जैसे हमारे पास वाटर होता है NaCl हो गया, ऐसे कैटलिस्ट भी क्या होता है, छोटे छोटे कुछ कंपाउंड्स होता है जिसको क्या होता है हम रिएक्शन में जैसे तुम उसको मिलाओगे तो क्या होता है, रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है, फटाफट जुम 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 ऐसे एकदम हो जाता है। बोलते हैं ना बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ पावर, बूस्ट पियो फटाफट एनर्जी आ जाता है। तो एक तरीके से क्या है, वो हमें एक पावर बूस्टर है, जैसे ही हमें पावर मिलता है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में, बस नाम का शो ऑफ है। बट कैटलिस्ट में क्या होता है, तुम कैटलिस्ट को किसी भी रिएक्शन को अंदर रखोगे तो सिंपली क्या है, तो रियलिटी में या तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा, अगर तुम्हें स्लो कराना तो क्या करता है, वो रिएक्शन को स्लो कर देता है। ये पॉइंट। अब यहाँ पे कैटलिस्ट कैसे काम करता है, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे मान लो तुम्हें ए है और यहाँ पे बी है, तुम्हें ए से बी जाना है, मान लो कि ये पूरा ऐसे घूम घाम के ऐसे तुम जा रहे हो, ठीक है। कैटलिस्ट को जैसे तुम इसके अंदर रखो, कैटलिस्ट क्या एक नया मतलब नया रास्ता सिंपली तुम्हें दे देगा, एक नया रास्ता तुम लाके डिफाइन करो, क्या करो, एकदम शॉर्टकट बना के देगा। ए से बी आने का एकदम शॉर्टकट बना दिया, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन को कैसे एकदम फास्ट करा देता है। मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है, ए से बी फॉर्म हो रहा है, वो एकदम स्लोली हो रहा है। अब तुमने जैसे वो कैटलिस्ट के अंदर रखा किसी रिएक्शन में, वो रिएक्शन को फास्ट कैसे कर देता है, उसके अंदर कोई जादू नहीं होता, सिंपली वो क्या करता है, जो रिएक्शन मान लो पहले जो रिएक्शन ए से बी जाने में वो कुछ इस टाइप से गोल गोल घूम के जा रहा था, उसी रिएक्शन में क्या कहता है, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ एक ऐसा पाथ बना देता है अल्टरनेट, जिसके थ्रू क्या है एकदम फटाफट चला जाता है। जैसे शॉर्टकट होता है ना, बोलते हैं यहाँ से आ जाने का एक लॉन्ग रूट है और एक शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट ऐसा होता है। वैसे ही सेम कैटलिस्ट क्या करता है, हमारा कोई भी रिएक्शन होता है वो जो एकदम स्लो हो रहा था उसको फास्ट बनाने के लिए कहते हैं नया पाथ डेवलप कर देता है, जिससे क्या होता है हमारा रिएक्शन फास्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेट अप एन अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में जो मुझे रास्ता लग रहा था उसको बदल के सिंपली मुझे एक नया रास्ता मुझे रूट देता है विथ देखो क्या विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बता रहा हूँ एक सेकंड, इसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा, एक सेकंड। देखो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल में वैसे पढ़ना ही है जब हम आर्नेस इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो
देखो सिंपली तुम्हारे पास क्या था, ये मान लो एनर्जी है और ये मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ है। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है। ये मस्त एकदम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, उसको एकदम मस्त एकदम ऐसे जा रहा था, जा रहा था। फिर ये कुछ इस टाइप से ऐसे एकदम प्रोडक्ट में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। मीन्स कुछ इस तरीके से गया 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 गया, तुमने इसके अंदर क्या हुआ, मिक्स, ये गया यहाँ पे पांचों प्रोडक्ट फॉर्म है। ये कब था, जब तुमने इसके अंदर इस रिएक्शन के अंदर अभी तक कैटलिस्ट को तुमने यूज नहीं किया था। लेकिन जैसे ही ये किसका ग्राफ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इस मैं नया ग्राफ बना, उससे पहले बता दो, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, ये जो हाईएस्ट पॉइंट जहां पे रिएक्टेंट मान लो एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया, उसका क्या होता है, उसे प्रोडक्ट में जो फॉर्म कर होना पड़ता है। जैसे मान लो तुम एकदम किसी गए और तुम यहाँ से मुड़ना है, तो जैसे तुम मुड़ोगे तो वैसे ही क्या होता है, जब रिएक्टेंट एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब उसे लगता है यार अब तो मेरा काम, मेरा गेम ओवर हो गया, मुझे प्रोडक्ट में फॉर्म होना है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वाले पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, एक्टिवेशन। डोंट वरी, पूरा डिटेल में देखेंगे आगे। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बस सिंपली ये देखो, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, जब रिएक्टेंट का एक मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है, जिस मैक्सिमम पॉइंट पर रिएक्टेंट बोलता है यार अब तो मेरा गेम ओवर हो गया, अब मैं प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। ये जो गेम है ये क्या है कि जब कैटलिस्ट को मिक्स करने से पहले का गेम था, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने कैटलिस्ट को, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ या फिर कंफ्यूज हो, ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। जब तुमने कैटलिस्ट को मिक्स नहीं किया तब की बात है। अब तुम कैटलिस्ट को मिक्स करोगे, हमें पता है ऑलरेडी बात, ये मैं बोल चुका हूँ। कैटलिस्ट जो भी मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वो रिएक्शन को स्पीड अप कराओगा, घटा नहीं रहोगा। मीन्स रिएक्शन का स्पीड को क्या कराएगा, वो इंक्रीज कराओगा, ना कि डिक्रीज कराओगा। वो सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम ये नहीं दिखेंगे कि रिएक्शन में क्या हो गया, कैटलिस्ट को मिक्स करते डिक्रीज हो, नहीं। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, या तो रिएक्शन को फास्ट करेगा, नो डाउट, या तो रिएक्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है। जो हमारा डिमांड रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट बोलो, तुम बोलो कैटलिस्ट तुम मेरे रिएक्शन को फास्ट कर दे, तो सिंपली फास्ट कर देगा। तुम बोलो कैटलिस्ट मेरे रिएक्शन को स्लो कर दे, तो क्या करेगा, स्लो कर देगा। तो कैटलिस्ट क्या रहता है, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करता है, चलता फिरता रहता है। ये बात समझ में आ गया। तो देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के लिए सिंपली हमारे पास ये इस टाइप से उसका पाथ था, कोई भी पाथ हो सकता है। अब तुमने जैसे इसके अंदर मान लो कैटलिस्ट को मिक्स किया, तो कैटलिस्ट को मिक्स करो तो हम यहाँ पर रिएक्शन को फास्ट कराना चाहते हैं। तो रिएक्शन को अगर तुम फास्ट कराना चाहोगे तो कॉमन सेंस से मुझे ये बताओ, क्या जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा, क्या इसके ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। क्या बोला, मैं यहाँ पे ये तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब मैंने कैटलिस्ट को इसके अंदर मिक्स कर दिया, मान लो मैंने कैटलिस्ट लिया, कोई कैटलिस्ट मतलब कोई भी कंपाउंड लिया जो रिएक्शन को फास्ट कराता है, सिंपली लिया और मैंने इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो ये जो पाथ है, क्या मेरे पास इसके ऊपर बनेगा या फिर इसके नीचे बनेगा। सोचो एक बार, कॉमन सेंस से सोचो कि कैटलिस्ट को जब मैं मिक्स करूंगा तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। फास्ट करने के कैसे करता है, वो क्या करता है, बेसिकली एक अल्टरनेट पाथ मुझे ढूंढ के दे देता है, शॉर्टकट पाथ। तो मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं कैटलिस्ट को यहाँ पे मिक्स करूंगा तो क्या जो मेरा पाथ होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने, क्या ये ऊपर से बनाएगा या फिर इसके नीचे बनाएगा। सोचो सोचो यार, कैसे पता चलेगा। सिंपल सी बात है, ये देख हमने क्या पढ़ा था कि देखो, इसके लिए तुम्हें डेफिनेशन एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। सेट अप अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यार यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तो जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम हो रहा होगा। तो सिंपली क्या करता है, जैसे मैं कैटलिस्ट को मिक्स करूंगा तो ये जो पहले ओरिजिनल पाथ था, इससे शॉर्टकट बनाने के लिए सिंपली क्या करेगा, ये नीचे से एक पाथ बना देगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट यहाँ पे था, कुछ इस टाइप से मान लो कि कुछ ऐसे कोई भी पाथ बना देगा, इस टाइप से बना दिया, खत्म कहानी। मीन्स करेगा क्या, देखो अगर तुम इसके ऊपर बनाओगे, दिमाग में ये सवाल आएगा यार मैं इसको ऊपर क्यों नहीं बना सकता। अगर तुम ऊपर बनाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आ गया, लेकिन कैटलिस्ट को मिलाने के बाद क्या होता है, हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। देखो क्या देखो क्या लिखा, विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब को मैं कैटलिस्ट को मिक्स करूंगा किसी सॉरी किसी भी रिएक्शन के अंदर मैं कैटलिस्ट को अगर मैं मिक्स करता हूं, इन दैट केस क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। तो देखो पहले यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मैं इसको ऊपर ग्राफ बनाता तो सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी और ज्यादा था। ये तो मूर्ख वाली बात होगी ना, जाना था मुझे ये वाला रूट और लेंदी रूट ले लिया। लेकिन कैटलिस्ट का काम करता है हमें शॉर्टकट देगा। क्यों शॉर्टकट देगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम ही था रिएक्शन को फास्ट करना। अब रिएक्शन को फास्ट कैसे करेगा, वो मुझे एक शॉर्टकट रास्ता देगा या अल्टरनेटिव पाथ देगा, जिससे मैं क्या फटाफट मैं अपने प्रोडक्ट के पास पहुंच जाऊँ। तो सिंपली क्या होगा, इसका जो ग्राफ है ये क्या होगा, इसके नीचे बना। और देख लो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, इससे तो कम ही होगा, ये कितना है और इसके नीचे है। तो ये वाला जो ग्राफ है इसको मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया वॉइस को यार, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को जैसे तुम रिएक्शन के अंदर मिक्स करोगे, फोकस तो हो रहा है ना, एक सेकेंड। मीन्स कैटलिस्ट को जैसे तुम रिएक्शन के अंदर मिक्स करोगे, सिंपली क्या करेगा, वो रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट कर देगा, फिर क्या करेगा, स्लो कर देगा। ठीक है, कैसे करता है, एक अल्टरनेटिव पाथ हमें डिफाइन करता है, बोलता है भैया इधर को जाना था, इसे भी ये रहा रास्ता, तू क्या करे शॉर्टकट से चले जा, जिससे क्या होगा, तू जल्दी पहुंचेगा। अब मन में सवाल है कैटलिस्ट दिखता कैसा, तो यार कैटलिस्ट कहता है कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड्स जैसे NO हो गया, भाई बहुत सारे कुछ कंपाउंड्स, इसका इन लोगों ने क्या किया, कैटलिस्ट बना दिया इन लोगों ने, जिससे क्या था, जैसे तुम रिएक्शन को अंदर रखोगे, तुम अगर स्पीड अप करना होगा तो स्पीड अप वाले कंपाउंड को रखोगे, और तुम्हें स्लो करना होगा तो क्या होगा, स्लो वाले कंपाउंड्स को तुम रखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो,
जैसे तुमने SO2 था तुम्हारे पास और O2 को तुम रिएक्ट करा रहे थे, ये बहुत स्लो स्लो हो रहा था, इसको फास्ट चला, तुमने क्या किया, कैटलिस्ट को यहाँ पे डेवलप कर दिया, एनो रख दिया, ये क्या है कैटलिस्ट, और तुम्हें फॉर्म क्या हो गया SO3। देखो रिएक्ट कैटलिस्ट स्पेलिंग देख लेना, रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं करता, ये रिएक्शन के अंदर सिंपली जाता है, अगर तुम बोलोगे इसको स्पीड अप कर तो स्पीड अप कर देगा, तुम बोलोगे इसे स्लो कर दो तो क्या करेगा, स्लो कर देगा। दैट्स इट, यही काम होता है कैटलिस्ट। कैसे करता है वो, हम एक अल्टरनेटिव पाथ हमें डिफाइन करके दे देता है। तो ये कुछ कहानी था हमारे पास कैटलिस्ट का। अब कैसे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट कैटलिस्ट के। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट, मींस जैसा कैटलिस्ट लोगे वैसा क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। दैट्स इट, यहाँ पे ये कहानी, मतलब कि जो हमारे पास, ये तो कुछ देखो बकवासी बात है जो थ्योरेटिकल बातों में पता होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर पे बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो उसमें कैटलिस्ट भी आ गया कि जैसा कैटलिस्ट लोगे वैसा क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट उसका जो प्रॉपर्टी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करता है, उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में देखना है। टेम्परेचर, अब मैं एक बात में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया, जो एक्टिवेशन एनर्जी है पूरा डिटेल में हम देखेंगे। आरएनएस इक्वेशन जब पढ़ रहे होंगे, बेसिकली आरएनएस इक्वेशन हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है, E T माइनस एल एन आर टी जो भी होता है, ठीक है। हम पूरा जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। बट फिलहाल के लिए इतना समझना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जब रिएक्टेंट का एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसे समझ में आ जाता है कि यार अब तो मेरा काम खत्म, गेम ओवर, अब मुझे प्रोडक्ट में फॉर्म है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली बोला जाता है। दैट्स इट, ये पॉइंट है। अब बेसिकली टेम्परेचर, अब जो कौन कौन नेक्स्ट जो इसका फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, उसका नाम है टेम्परेचर। क्या हो गया, लाइट को एक सेकंड,